students, welcome to Pradis Institute of Education and I welcome you all to our Exampur series. Exampur में हम कर रहे हैं आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन. So, introducing myself, I am Rushali Sehjwani and I am teaching you all chemistry for your class 10th board examination. तो बच्चों केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाला है अपना एक ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 3 metals and non-metals. So, I welcome you all to our chemistry lecture series and today we are going to start a new chapter that is metal and non-metals. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की शॉर्ट समरी, पूरी कंप्लीट समरी देखेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. फिर हम आएंगे क्वेश्चन पार्ट्स में. क्वेश्चन पार्ट में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन. तो सारी क्वेश्चन कैटेगरीज देखेंगे. अब इन क्वेश्चंस में हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अपने सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्लस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स जैसे ही हमारे क्लियर हो जाएंगे हम क्वेश्चन पार्ट में जंप करेंगे और क्वेश्चन में हम सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. तो इस चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सेम विद द नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिर हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और इस चैप्टर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. तो एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बहुत ही नया टॉपिक होगा आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक होगा करोजन. ठीक है, करोजन में हम पढ़ेंगे कि करोजन होता क्या है और फिर उसके प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स देखेंगे. ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सब से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में देखेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी जाएगी. ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया किसके दिमाग में, क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को. अब टोटल आज की डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है. मतलब हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स को जगह दी गई है. अब इन 118 एलिमेंट्स की स्टडी कैसे की जाए. अब इतने सारे एलिमेंट्स थे और साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि भाई एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जा रहे हैं, अब इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी कैसे की जाए. तो उनने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए. इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी तरह से तो उन्हें अरेंज किया जाए ताकि इनकी जो स्टडी है वो ईजी हो जाए, है ना. अब साइंटिस्ट ने सोचा तो सही था, लेकिन बात यह आई कि सबसे पहले किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सबसे पहले देखी जाए. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया था प्रॉपर्टीज के बेसिस में मेटल्स को दो कैटेगरी में, एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन पढ़ना तो उनको भी पड़ेगा ना. तो मेटल्स में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल्स में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स कौन कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं. तो आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि नॉन मेटल्स जो हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल का बहुत बड़ा सेक्शन है. ये जितना भी आपको ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है ये सारे मेटल्स हैं, बट देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स. ठीक है, तो देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स. अब ये तो हो गया जनरल इन्फो. अब पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. तो जल्दी से देखते हैं कि मेटल्स
होते क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेटल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं और अर्थ में उनका अबंडेंस क्या है। तो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। इसका अबंडेंस कितना है? 7% है। और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है आयरन। आयरन का अबंडेंस है 4%। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंस है एल्यूमिनियम का एंड देन आयरन का। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? दिस इज मेटल्स, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब कुछ मेजर मेटल्स जिनकी हम बात करते हैं और जिनका अबंडेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, फिर आयरन का, एंड देन थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज कैल्शियम, देन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये कुछ मेटल्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले मेटल्स की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। फर्स्ट वन इज हार्ड एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि मेटल्स आर मेलेबल, they are ductile, they are conductor of heat, they are conductor of electricity, they are sonorous and they are lustrous। अब आप बोलोगे मैम आपने इतने सारे नए नए वर्ड्स बोल दिए, इनका मतलब भी तो बताओ। तो इनका मतलब भी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बोला गया कि मेटल्स आर हार्ड। तो आपको बच्चों आश्चर्य होगा कि जितने भी मेटल्स हैं वो उनकी एक जनरल प्रॉपर्टी होती है कि दे आर हार्ड। मतलब हार्ड मतलब आप इजीली चाकू उठा के उन्हें काट नहीं सकते, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स। कौन कौन से हैं वो मेटल्स? दे आर सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी। अब सोडियम, पोटेशियम और मर्करी क्यों? तो एक्चुअली सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मर्करी। मर्करी सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है, इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी आप मेटल्स देखोगे दे आर ऑल सॉलिड, बट मर्करी इज द ओनली एक्सेप्शन। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। ठीक है, विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब हमने बोला कि सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं कि आप उन्हें चाकू लेके बैठो तो काट नहीं सकते, बट यहाँ पे भी दो मेटल ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। दे आर सॉलिड इन नेचर, बट वो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन इजीली बी कट बाय नाइफ। तो कौन कौन से हैं वो दो एलिमेंट? सोडियम और पोटेशियम। अब मैं यहाँ पे इतना रेस्ट देके क्यों बता रही हूँ इनको? क्योंकि अब एक्सेप्शन वाला जो पोर्शन होता है ना, वो हमारे जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं ना, उनका फेवरेट होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन है, तो मतलब इनमें से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि ऐसे कौन से मेटल हैं विच आर सॉफ्ट। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम, पोटेशियम और मर्करी सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिक शीट्स, मतलब उन्हें ठोक ठोक के पतली से पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो the property which allows the metal to be hammered into thin sheets is called malleability। malleability वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये किस लिए बोला जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, अब आपको तो पता होगा, आपने देखा है मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की परत होती है, सिल्वर की, है ना, या फिर गोल्ड की भी होती है किसी किसी में। और गोल्ड एक लौता ऐसा एलिमेंट है, गोल्ड और सिल्वर, जिनकी पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है। तो मतलब मेटल हार्ड होते हैं, बट उन्हें ठोक के इतनी पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक्सेप्शन अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे ना, तो नॉन मेटल्स को ठोकोगे ना तो वो टूट जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये सिर्फ मेटल्स में देखी जाती है। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेलिएबिलिटी। अब देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड इज डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब आपने देखा तो है, कॉपर वायर देखी होगी, सिल्वर वायर देखी होगी, और नहीं तो मम्मी के गले में गोल्ड की चेन तो देखी ही होगी, है ना। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें पतली से पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिक वायर्स, थिन वायर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल। अब वायर्स कौन कौन सी देखी जाती हैं? तो मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। ठीक है। अब द प्रॉपर्टीज विच अलाउ the metals to be drawn into thin wires is called ductility. अब ductility की बात करें तो gold is the most ductile metal, silver is also one of the best ductile metals. तो मम्मी को देखा है ना, गोल्ड की चेन, पतली से पतली गोल्ड की चेन भी मिल जाती है मार्केट में, और सिल्वर की भी सेम ऐसे ही। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कान में भी पहनते हैं, पतली सी रहती है उसकी रिंग, है ना। तो ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इस कंडक्शन ऑफ हीट को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब सिल्वर मेटल जो है हमारा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यू कैन इजीली आंसर कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है। उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इसलिए आपने देखा होगा कि कॉपर इज यूज्ड इन वायर्स। जो हमारी वायर्स होती हैं या जो कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर की रॉड्स होती हैं, ये सब इसीलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग्स द मेटल इज लेड। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि जो पुअरेस्ट कंडक्टर है कौन सा मेटल है, वो लेड। ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अभी हमने देखा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यू कैन इजीली से कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? तो मेटल ऑफ अ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस शो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सेम जैसे सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। ठीक है। तो सिल्वर मेटल की हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऑल्सो इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपर मेटल। कॉपर जो है, कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। तो अब सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इट इज वेरी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है ना। तो इसलिए सिल्वर को ना यूज करके हम सेकेंड हाईएस्ट लेते हैं, दैट इज कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेकेंड बेस्ट फॉर्म में आती है, तो उसे लिया जाता है टू ड्रॉ वायर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेटल पढ़ा हमने, टंगस्टन। तो टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है। टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, दैट इज मेटल आर लस्चरस। लस्चरस मतलब दे आर शाइनी। ठीक है। अब मेटल सरफेस आप देखोगे तो आप आयरन उठा के देख लो, और गोल्ड और सिल्वर तक तो मैं नहीं जाती हूँ, आप कॉपर देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, तांबे के बर्तन देखे होंगे आप सबने। तो दिस इज बिकॉज मेटल आर लस्चरस, उनका सरफेस जो होता है दे आर शाइनी, दे हैव शाइनी सरफेस। तो इट मीन्स दैट दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर शाइनी मेटल्स एंड दे कैन बी polished. The property of metal of having a shining surface is called metallic luster. अब the shiny appearance of metal make them useful in making jewelry,
and decoration pieces. For example, gold and silver are used for making jewelry because they are bright and shiny. ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को किस लिए यूज किया जाता है ज्वेलरी में, क्योंकि वो ब्राइट और शाइनी होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मेटल आर सोनरस. सोनरस क्या होता है कि जब हम उसे किसी चीज से मारें तो एक आवाज साउंड प्रोड्यूस हो. तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीइंग सोनरस इज कॉल्ड सोनोरिटी. दैट इज मेटल मेक साउंड विथ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट से जब उसे हिट किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस साउंड. सोनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड. It is due to the properties of sonority that metals are used for making bells and strings of metallic musical instrument. जो musical instrument के strings होते हैं like गिटार के, वायलिन के, ये किससे बनाए जाते हैं मेटल से, क्योंकि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे प्रोड्यूस डीप और रिंगिंग साउंड. ठीक है, अब ये तो हुई हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने सारी देख ली, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. तो मेटल्स किससे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से. अब ऑक्सीजन से मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर basic in nature. So when metals are burnt in air, they react with the oxygen present in the air to form metallic oxides. तो metal plus oxygen gives metallic oxides, और metallic oxides जो होते हैं they are basic oxides. तो metallic oxides are basic oxides. ठीक है, thus metal react with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are basic in nature. Some of the metal oxides react with water to form alkalis. अब कुछ metal oxides जो हैं वो water से react करके क्या बना लेते हैं alkali, मतलब metal hydroxides बना लेते हैं. तो some metal reacts with oxygen even at room temperature. Some react on heating whereas still others react only on strong heating. मतलब कुछ जो हैं वो रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं, कुछ हीट करने में ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और कुछ फिर भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ही रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर वाले कौन से हैं. अब आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था. मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है विच इज अ बेसिक ऑक्साइड. तो सारे मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर देते हैं. अब ऐसे कौन से मेटल हैं, सोडियम और पोटेशियम जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. तो उन्हें इसीलिए एयर में खुला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं. उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हीट करने में ही रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग में ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड दैट इज सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम इट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो उसे हीट भी नहीं करना पड़ता. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया, और ये सोडियम ऑक्साइड क्या करता है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एन अल्कली. अल्कली किसका, सोडियम का. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. तो व्हेन द सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है, अब ये तो ही एग्जाम्पल हमारा कि मेटल जो हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड. अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब दे एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस. तो ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं.
बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट ऑफ वाटर। बट कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से रिएक्ट तो करते हैं बट दे ऑल्सो रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं दे एक्ट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं बट दे ऑल्सो रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो देखते हैं रिएक्शन। ऑन हीटिंग एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। एल्यूमिनियम मेटल को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड का भी काम करता है और एसिडिक ऑक्साइड का भी। बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बनाता है और एज एन एसिडिक ऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब देख रहे हो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो दे आर एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जब मेटल किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं वो सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं दे नॉट इवन रिएक्ट विथ कोल्ड नॉर हॉट वाटर, नीदर विथ कोल्ड नॉर हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम और स्टीम से रिएक्ट करके वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो व्हेन एन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट करके वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बट व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो अब कुछ मेटल्स जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं दे आर सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब पोटेशियम जो है या सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत आग लग जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो तुरंत बर्न हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ मेटल्स जो सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं वो है मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं वो फ्लोट करने लगते हैं इन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देयर सरफेस। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है अलॉन्ग विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, बट साथ साथ क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो मेटल के सरफेस में स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए जो मेटल है वो पानी में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम व्हाई डू दे फ्लोट इन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसका रीज़न मैंने यही बताया कि वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन के गैस के जो बबल्स हैं वो उनके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, जिस वजह से दे बोथ मेटल मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम। ऐसे कौन से मेटल्स हैं, दे आर लेड, कॉपर,
गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये जो कम रिएक्टिव वाले हैं ना, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो मतलब ये वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे अपना ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। तो इसीलिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं एक एक रिएक्शन। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होती है इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, and the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनकी रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो इवॉल्व हाइड्रोजन होती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इसीलिए बोलते हैं कि सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आते ही जल जाता है, ठीक। सी, यू कैन सी, राइट। अब रिएक्शन क्या होती है? पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अब हमने बात की थी रिएक्टिव मेटल्स की, उसमें हमने कैल्शियम को भी ऐड किया था, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेता है, लेकिन वो रिएक्शन जो होती है वो लेस वायलेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है इन केस ऑफ कैल्शियम कि हाइड्रोजन आग पकड़ सके। लेकिन कैल्शियम के केस में एक ये चीज़ होती है कि जब कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है वाटर से, तो इस केस में जो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होती है वो किस में, उसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है, जिस वजह से कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मैं 3-4 बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ हॉट वाटर से ही रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब in this reaction the piece of magnesium metal start floating in water due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर, क्योंकि जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो उसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और जैसा मैंने बताया था कि मेटल स्टीम से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड बनता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और स्टीम से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम, आयन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयन और जिंक वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ना कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से। एल्यूमिनियम, आयन और जिंक ये थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये किससे रिएक्ट करते हैं? दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम। तो ये मेटल्स जो हैं ये स्टीम से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ठीक है। सेम विथ आयन एंड सेम विथ जिंक। अब कुछ मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ना ही कोल्ड, ना हॉट और ना ही स्टीम, मतलब वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते किसी भी स्टेट में। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड से मेटल की रिएक्शन कैसे होती है? When a metal reacts with dilute hydrochloric acid, it forms a metal chloride salt and hydrogen gas। तो जब भी मेटल किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनाता है वो? मेटल क्लोराइड बनाता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रही थी, बट
कभी भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी, सेकेंड चैप्टर में भी देखी और थर्ड चैप्टर में भी देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना। अब सोडियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हुई मेटल और एसिड्स की बात। अब नेक्स्ट होगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल रिएक्शन विद एसिड में मैं एक और बात बताना चाहूँगी। अभी हमने रिएक्शन सिर्फ एग्जाम्पल में देखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 से भी सिमिलरली रिएक्ट करते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3, उससे सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सारे मेटल्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। मैंगनीज और मैग्नीशियम बस इकलौते दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि नाइट्रिक एसिड जो है वो सब मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इट रिएक्ट्स विथ ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज टू गिव हाइड्रोजन गैस। बाकी सारे एसिड्स जो हैं, सारे जो एसिड्स है, इंपॉर्टेंट एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। सिर्फ एक्सेप्शन क्या बोला मैंने, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सोल्यूशन से। तो मेटल जब सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो इन दीज रिएक्शंस मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स इन सोल्यूशन फॉर्म। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन लग रही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है इन चैप्टर 1, और गौर से देखो तो चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी हमने इस टाइप की रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। तो मतलब मैंने बोला कि मैंने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया, उसमें मैंने आयरन नेल डाल दिया। अब मुझे पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो कॉपर को धक्के मार के निकाल देता है वो और अपना आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो देखो आयरन इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू गिव आयरन सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, अलॉन्ग विथ कॉपर। ऐसी रिएक्शन जिंक भी करता है। जिंक जो है वो कॉपर से, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक भी कॉपर को धक्के मार के उसके सोल्यूशन से निकाल देता है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना लेता है। अब कॉपर से लेस रिएक्टिव भी तो कोई होगा, तो कॉपर से लेस रिएक्टिव है सिल्वर। तो सिल्वर के सोल्यूशन में अगर कॉपर को डाल दो तो फिर कॉपर क्या करता है, सिल्वर को धक्के मार के निकाल देता है और अपना सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अब इस केस में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेटल की रिएक्टिविटीज़ याद होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम और सोडियम। उसके बाद जैसे जैसे हम आते जाते हैं तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है और कॉपर से लेस रिएक्टिव होते हैं सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, चलो अब ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बारे में बोल रही थी कि आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। कुछ कुछ कौन से हैं वो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉपर और सिल्वर। तो इनकी रिएक्टिविटीज़ तो आपको मोस्टली याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा पोटेशियम के, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, इतनों को तो आप याद कर ही लो कि इस ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो
ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, ये हुई हमारी कुछ रिएक्टिविटी मेटल्स की, और यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया इज अ लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर। इसका मतलब क्या होता है? रॉयल वाटर। अब ये है क्या? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किस रेशियो में? द रेशियो 3:1। तो एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो रहेगा 3 और नाइट्रिक एसिड का रेशियो रहेगा 1। ठीक है, तो 3:1 में जब मिक्स किया जाता है। अब एक्वा रेजिया जो है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू। मतलब अगर आप गोल्ड को सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट टू डिसॉल्व गोल्ड इन नाइट्रिक एसिड तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो जब मैंने गोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बनाया तो वो क्या कर सकता है? इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। एक्वा रेजिया की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। तो एक्वा रेजिया इज अ हाईली करेसिव fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. तो it is one of the few reagent जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। अब कैसे डिसॉल्व करता है? तो जब हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है 2Cl-, और ये जो Cl- है ना, ये डेंजरस है। ये कॉपर गोल्ड से रिएक्ट करके क्लोराइड बना लेता है और सिमिलरली प्लैटिनम से रिएक्ट करके भी क्लोराइड बना लेता है। सॉल्युबल क्लोराइड्स होते हैं, इसीलिए गोल्ड जो है वो इनके सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्लोराइड आयंस बने ये क्या करते हैं? गोल्ड और प्लैटिनम से रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्युबल क्लोराइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थी एक्वा रेजिया के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको प्राडिस एजुकेशन के ऐप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो प्राडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर एंड iOS, और यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स इन जस्ट 9,999 रुपीज़। तो 9,999 रुपीज़ के मिनिमम प्राइस में आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। अब इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ ये कूपन कोड लगाना है pradis_10। ठीक है, तो जल्दी से प्राडिस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है और इस ऑफर का फायदा उठाना है। ठीक है, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो जनरली देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स का रेशियो कितना डिफरेंस है ना, कितने सारे metals है, whereas there are only 22 नॉन मेटल्स। अब इन 22 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल सॉलिड हैं, एक नॉन मेटल ब्रोमीन जिसकी हम बात करते हैं इट इज इन लिक्विड स्टेट, और बाकी के जो रिमेनिंग 11 नॉन मेटल्स हैं दे आर गैसेस। ठीक है, तो 10 ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हम नॉन मेटल्स की तो दे आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतने सारी जो गैसेस आप देखते हो। ठीक है, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल से जस्ट अपोजिट होते हैं। मतलब मैंने बोला मेटल लस्चरस होते हैं तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, दे आर नीदर मेल्लेबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स
जो हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल इज कि जब मैं मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से तोड़ूंगी तो वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू पाउडर्ड फॉर्म, तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब नॉन मेटल्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जब हम बात करते हैं मेटल्स की तो दे आर जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स में आपको सॉलिड भी देखने मिलेंगे, लिक्विड भी देखने मिलेंगे और गैसेस भी। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज इनकी। सबसे पहला तो नॉन मेटल्स आर नीदर मेल्युबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना ही मेल्युबल होते हैं ना ही डक्टाइल। तो मेल्युबिलिटी क्या होती है? मेल्युबिलिटी मतलब दे कांट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नॉन मेटल्स को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मतलब उन्हें थिन वायर्स में स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हो। तो दे आर नीदर मेल्युबल नॉर डक्टाइल। अब नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन। तो सिर्फ ग्रेफाइट इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट दैट सारे नॉन मेटल्स जो हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक्सेप्शन है और मैंने बोला एक्सेप्शन से तो प्यार होता है एग्जामिनर को, है ना, तो इसीलिए एक्सेप्शन से हमें भी प्यार होना चाहिए, हमें याद होने चाहिए एक्सेप्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस। नॉन मेटल्स लस्चरस नहीं होते हैं, मतलब उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, तो दे आर डल। Non-metals do not have luster, which means that non-metals do not have a shining surface. अब solid non-metals जो हैं उनका dull appearance होता है और बाकी तो हैं वो क्या होते हैं, gases होते हैं। अब यहाँ पे भी एक exception है, आयोडीन। सिर्फ आयोडीन इकलौता ऐसा non-metal है जिसका lustrous appearance रहता है, मतलब उसका shining surface रहता है। तो एक्सेप्शन याद होने चाहिए। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल्स है जिसका शाइनिंग सरफेस होता है, या कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, तो इट इज आयोडीन। ठीक है, अब नॉन मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली वीक, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दे कैन ईजिली बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अब यहाँ का एक्सेप्शन तो हमें पता है सबको, डायमंड। डायमंड इकलौता ऐसा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है विच इज़ वेरी हार्ड। तो सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर इजीली ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर डायमंड। अब ग्रेफाइट ऐसा इकलौता नॉन मेटल है विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ लो स्ट्रेंथ, सो व्हेन अ लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्रेफाइट शीट इट ब्रेक्स सडनली। तो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे ग्रेफाइट का कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन वो इतना कह सकते हो आप कि वीक होता है कि अगर आपने ग्रेफाइट शीट में या ग्रेफाइट में थोड़ा सा भी मार दिया तो इट कैन ईजिली बी ब्रोकन। मतलब अगर मैंने थोड़ा सा लार्ज वेट भी रख दिया उसके ऊपर तो वो बिखर जाएगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। ठीक है, अब नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। Solid nonmetals are brittle and break down into powdery mass on striking with a hammer except diamond which is the hardest nonmetals. तो ये जो पाउडरी मास में कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, उससे हम बोलते हैं ब्रिटल। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। फिर नॉन मेटल्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो हमें पता है कि 10 नॉन मेटल सॉलिड है, एक ब्रोमीन लिक्विड है और बाकी की जो 11 हैं वो गैसेस हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सोनरस भी नहीं होते हैं, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब यही तो बात हो गई हमारे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो जैसे हमारे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, उसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिड ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर जो हम यूज करते हैं, है ना। तो वाटर क्या है, इट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब the acidic oxides of non-metals turn blue litmus solution to red। अब हम एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट एयर में, और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है तो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। ठीक है, ये हुई हमारी ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स की रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ना वो वाटर से रिएक्ट करते हैं ना वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं दे सकते हैं हाइड्रोजन आयंस को वाटर के कि वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सके। तो सिंपली नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे नॉन मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहे थे, उसी तरह नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं। सो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। तो जब किसे पास करते हैं हम, क्लोरीन को पास करते हैं सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में, तो वो क्या करता है, क्लोराइड जो है वो ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देता है, क्लोराइड ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। तो NaBr के सोल्यूशन में जब मैं क्लोरीन पास कराती हूँ तो वो सोल्यूशन किसका बन जाता है, NaCl का, और ब्रोमीन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब लास्ट जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। द नॉन मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं, कोवलेंट, नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तू एक इलेक्ट्रॉन दे सामने से, हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। अब ये तो वही केस हुआ कि मैंने कुछ अच्छा खाना लेके आई हूँ, मैं मैगी लेके आई, मेरी फ्रेंड पाव भाजी लेके आई, तो मैंने कहा यार शेयरिंग कर लेते हैं, तू भी मेरी थोड़ी मैगी खा ले, मैं भी तो पाव भाजी खा लेती हूँ, दोनों खुश हो जाएंगे। तो वैसा ही कुछ केस होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजन तू एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, दोनों बीच में रखेंगे, आपस में बांट लेंगे, दोनों का फायदा। ठीक है, इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो सल्फर इज अ नॉन मेटल विच कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये हमारी H2S गैस, ये बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। इससे कैसी स्मेल आती है, रॉटन एग्स की, सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल विच कंबाइंस विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयन कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कोवलेंट हाइड्राइड कॉल्ड अमोनिया। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से कंबाइन होके क्या बनाता है, कोवलेंट हाइड्राइड, जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन।
तो आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं वैसे। तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। चलो, तो ये हुई हमारी नॉन मेटल्स की रिएक्शन। अब मैं आपको प्राडिस एजुकेशन के ऐप के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। प्राडिस एजुकेशन का जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो हम आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, तो जैसे हम अभी इतना सा पढ़ रहे हैं ना कि इस मेटल ने इससे रिएक्ट किया, इसे धक्के मार के निकाल दिया, ये सब आप वर्चुअली देख सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो, आप ये 3D वीडियोस में देखोगे तो आपका इमेजिनेशन पावर और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ठीक है, इन प्राडिस एजुकेशन ऐप वी प्रोवाइड यू क्लासरूम वीडियोस, साथ साथ हम आपको 3D वीडियोस देते हैं ताकि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो आप वर्चुअली देख भी सको। फिर लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स, डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो जैसे कुछ भी पढ़ाया मैंने और आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हो इन 1-to-1 क्लास, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन आप प्राडिस एजुकेशन ऐप। जल्दी से प्राडिस एजुकेशन का ऐप आप प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। अब हमने अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स तो देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? अब जब हमने बात की मेटल और नॉन मेटल्स की, तो चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट एज शोन इज बाय द थिक जिगजैग लाइन। तो जब हम ऐसे देखते हैं, तो अभी तो मैंने दिखा दिया कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो चेंज है मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये चेंज डायरेक्ट नहीं आ जाता, इतना इजी नहीं होता है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जो इस लाइन के बॉर्डर में होते हैं, so the elements like silicon, germanium, arsenic and antimony and tellurium bordering this line and running diagonally, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं ना इस लाइन के बॉर्डर में और डायगनली होते हैं, ये एलिमेंट्स किसकी तरह एक्ट करते हैं? दे आर सेमी मेटल्स या हम इसे मेटलॉइड्स बोलते हैं। इन एटम्स इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मेटल की तरह भी एक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। मतलब मेटेलिक से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं तो कुछ एक मिडिल प्रॉपर्टी भी मिलती है, मतलब ना कंप्लीट मेटल ना कंप्लीट नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स हमने पढ़ा जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये ब्लू कलर में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सारे ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं दे आर मेटेलॉइड्स, जिसे हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि मेटल्स इससे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इससे रिएक्ट करते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं? तो आई एम सेइंग कि सोडियम और क्लोरीन, एक मेटल और एक नॉन मेटल, मुझे इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा? तो व्हेन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस being oppositively charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. Up, it should be noted that sodium chloride does not exist at molecule but aggregates of oppositively charged ions. अब होता क्या है कि मेटल क्या होते हैं? दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल क्या करते हैं? अब सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये ना एक रेस में दौड़ रहे होते हैं। कौन सी होती है वो रेस? कि सबको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी कंप्लीट करनी है मतलब अपने आउटर शेल में क्या चाहिए? कंप्लीट करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इस रेस में दौड़ते दौड़ते इस रेस
को एक्चुअली किसकी तरह बनना चाहते हैं वो। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे भागना है, मुझे पीटी उषा के जैसा बनना है, तो वैसे ही सारे एलिमेंट्स किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस जो है ना हमारी, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि मेटल्स को उनकी तरह बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं। इस नेचर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मतलब अगर मुझे नोबल गैस की तरह बनना है, मेटल कहता है कि अगर मुझे नोबल गैस की तरह बनना है तो मुझे त्याग करना होगा, मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुझे किसी को देने पड़ेंगे। और क्लोरीन कहता है कि यार मुझे कहीं से कोई, नॉन मेटल्स कहते हैं मुझे कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कि मैं सफिशिएंटली नोबल गैस की तरह बन जाऊं। तो अब सोडियम गैस क्या करता है, उसे त्याग करना है, और क्लोरीन जो है उसे क्या करना है, सोडियम को त्याग करना है, सोडियम मेटल बोलता है, और क्लोरीन कहता है कि मुझे तो चाहिए। तो यहाँ पे हो गया सोडियम दयावान और क्लोरीन हो गया थोड़ा सा भूखा। तो होता क्या है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर वो दे दे तो वो किसकी तरह बन जाएगा, नोबल गैस की तरह, नियॉन की तरह। और क्लोरीन को अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भी क्या बन जाएगा, किसकी तरह, नोबल गैस, आर्गन की तरह। तो होता ये है कि सोडियम कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो क्लोरीन बोलता है कि यार तो इधर उधर कहाँ दे रहा है, तो मुझे ही दे दे। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम और क्लोराइड आयन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब अगर मैं भी किसी को कुछ दूंगी तो मेरा उसके साथ कोई बॉन्ड बन जाएगा। तो वैसा ही होता है सोडियम और क्लोरीन के साथ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया, तो मतलब उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ। अब इस अट्रैक्शन को अगर मैं केमिकल टर्म्स में बोलूं तो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम समझना चाहें तो सोडियम ने उसे कुछ दिया तो क्लोरीन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मैं तो क्लोरीन तो बोलेगा ना कि कितना अच्छा है ना, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कुछ बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं हम इसे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट हुए, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, क्योंकि दो अपोजिट आयन्स आपस में अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड बीइंग अपोजिटिवली चार्ज attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction. ठीक है, to exist as sodium chloride। तो सोडियम और क्लोराइड आपस में अट्रैक्ट हुए और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, एक कंबाइंड क्लस्टर के फॉर्म में मिलने लगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूल की तरह नहीं रहता है। मॉलिक्यूल में क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है नॉर्मली, जैसे हमने बोल दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की तरह नहीं रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है एग्रीगेट की तरह ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन, मतलब बहुत सारे सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम आयंस, और बहुत सारे क्लोराइड आयंस एक क्या कह सकते हैं हम, एक एग्रीगेट बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, इससे पहले वाले ही चैप्टर में पढ़ाया हमने। ठीक है, तो इस तरह से होती है इनके बीच में बॉन्डिंग। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। इट इज प्रेजेंट इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड। एन एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच मेक्स इट स्टेबल। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं, जो कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। इन एन आयनिक कंपाउंड कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन आपस में ज्वाइन होते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, और
NiN मतलब नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस, ये आपस में ज्वाइन होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके ज्वाइनिंग को, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना इनके बीच में, इसे बोला जाता है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स बने इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इनका फिजिकल नेचर होता है कि ये सॉलिड होते हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कुछ हार्ड भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंड होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो दे आर सॉलिड एंड दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मतलब कुछ हार्ड होते हैं लेकिन इतने भी ठोस नहीं होते हैं कि उनको हम ठोकेंगे तो टूटेंगे नहीं, तो दे आर जनरली ब्रिटल एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब मेटलिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसे ब्रेक करने के लिए जनरली हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए दे है स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वाटर में तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं लेकिन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। और कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इज पॉसिबल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब आयनिक कंपाउंड्स किससे बने? चार्ज पार्टिकल से बने, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो इस वजह से मॉल्टन या एक्वा स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये थी हमारी किसकी प्रॉपर्टीज? आयनिक कंपाउंड्स की। और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बने? एक क्या बोलते हैं हम, कैटायन और एनायन, एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज की समरी हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, और एक और टॉपिक बचा है करोजन। अब ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनकी एक अलग से क्लास लेने का सोचा कि आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। डू लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो जो छोटा सा बेल आइकन होता है ना उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप देख सको, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। You can also follow us on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. ठीक है, also you can download the Pradis Education app from Play Store and iOS, and this is our contact information. कोई भी डाउट हो तो you can contact us anytime. Thank you so much बच्चा, bye bye.